गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो लेक्चर कक्षा 12 सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में हम अध्ययन कर रहे थे रिक्तियां एवं त्रिज्या अनुपात के संबंध में, वॉइड्स और रेडियस रेशो के संबंध में, त्रिकोणीय रिक्तियां ट्राइगोनल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्तियां टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इनके संबंध में हम चर्चा कर चुके थे। आज हम अष्टफलकी और क्यूबोइडल, ऑक्टाहेड्रल और घनाकार रिक्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे। हम ये पढ़ रहे थे कि नेचर किसी भी सॉलिड को क्लोजली पैक्ड करना चाहता है, उसके सभी अवयवी कण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पास पास में रखना चाहता है और इसके लिए नेचुरल अरेंजमेंट क्रिएट होते हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाएं निर्मित होती हैं। जैसे जब त्रिकोणीय रिक्ति में इस कैटायन को हमने फंसाया था, इस धनायन को फंसाया था, ये नेगेटिव आयन है जिन्होंने वॉइड्स क्रिएट की थी और इस वॉइड्स में कैटायन छोटे आकार का धनायन फंस गया था। यदि हम इस आयन के आकार को बढ़ाते हैं, इसकी साइज को बढ़ाते हैं, तो फिर रेडियस रेशो त्रिज्या अनुपात बढ़ता जाएगा, तो फिर R प्लस यहाँ ऊपर आ रहा है। रेडियस रेशो बढ़ता जाएगा तो इसका आकार भी बढ़ता जाएगा और जब इसका आकार बढ़ता जाएगा, साइज जब बढ़ती है, तो बड़ी साइज के कैटायन के चारों तरफ 3 नहीं फिर 4 स्फीयर भी तो आ सकते हैं, 4 आयन भी तो आ सकते हैं। तो फिर ये वॉइड, इसका जो रेडियस रेशो था ट्राइगोनल वॉइड्स का, वो था 0.155 मिनिमम। इसके बाद 0.224 तक इसकी साइज बढ़ाते जाएंगे 0.224 से जैसे ही 0.225 करेंगे, इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि इसके चारों ओर 3 एनायन नहीं अब 4 कैटायन आ सकते हैं। तो नेचुरल अरेंजमेंट इसका हो जाएगा, ये इस वाली वॉइड में जाएगा, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये वाला जो एटम है, ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड्स में चला जाएगा और उसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। अब उसको स्पर्श करने वाले पेरिफेरल आयन, परिधि आयन 4 हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल के बाद भी अगर हम साइज को बढ़ाते चलते हैं, 0.224 तक तो रहेगा ट्राइगोनल, और जैसे ही आप 0r/r, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, 0.225 जैसे ही आएंगे, 225 से शुरू हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। उस कैटायन को 4 आयन पेरिफेरल घेरेंगे और वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होगा। तो त्रिकोणीय व्यवस्था अब चतुष्फलक में परिवर्तित हो जाएगी। ट्राइगोनल वॉइड ट्रांसफॉर्म्स इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। अब भी हम R प्लस की साइज को बढ़ाना जारी रखते हैं। बी कंटिन्यू द इंक्रीजिंग रेडियस रेशो। यदि ऐसा होता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस कैटायन के चारों तरफ, चूंकि साइज बढ़ चुकी है, तो इस कैटायन के चारों तरफ 4 नहीं 6 एनायन भी आ सकते हैं। मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के 4 से 6 भी होता है। और जब 6 होता है तो उस वॉइड को हम टेट्राहेड्रल नहीं कहते, ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अब इस तरह की वॉइड बनती है, आप देखना 1 2 3 4। ये वाले स्क्वायर मैंने बोर्ड पर बनाए हैं, प्लेन पर है। इसमें एक ऊपर, ये आपको दिख रहा होगा, एक एटम ऊपर से आ सकता है और एक एटम नीचे से आ सकता है। इस वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। और इन 6 वॉइडों से 6 के सेंटर्स को मिला दें, 6 आयन के एनायन के सेंटर्स को मिला देंगे तो ऑक्टाहेड्रॉन बनता है, अष्टफलक। इसलिए इस वॉइड को बोलते हैं अष्टफलकी और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से बढ़ के 6 हो जाती है। यदि मैं इस टेस्ट ट्यूब को इसके ऊपर रखता हूं, ये 4 तो आपको कॉर्नर पे दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। ये 4 एटम ये वाले हैं, 1 2 3 4। अब ये ऊपर वाला 5th एटम मैं बना रहा हूं। ऊपर वाला एटम ऐसे जो आपकी ओर आ रहा है, इसको आप देखते चलना, आपकी ओर आ रहा है। यहां एटम, एक एटम यहां से इधर रखा जाएगा और एक एटम पीछे से इधर रखा जाएगा। इसके शीर्ष से, एपेक्स से मैं यहां मिलाऊंगा 2 कॉर्नर, आप देखते जाएंगे। इससे मैं इधर मिलाऊंगा और इससे मैं इधर मिलाऊंगा, तो आपकी तरफ एक फेस आएगा तिकोना। देखो, इससे इधर मिलाया और इससे इधर मिलाया, तो आपकी तरफ फेस आया है ऐसे इस तरफ और ऐसे इस तरफ, तो ये वाला फेस आपकी तरफ आएगा। ठीक, अब मैं बदल देता हूं ऐसे, मतलब आप इस तरफ आके देखोगे ये तो आपकी तरफ है, आप इस तरफ से आके देखोगे
तो फिर आपको लगेगा कि इसको इधर से मिलाओ, इसको इधर से मिलाओ, तो एक वाला फेस इधर बन गया, एक वाला फेस इधर बन गया। फिर जहां मैं खड़ा हूं मैं देखूंगा कि इस कॉर्नर को मेरी तरफ के कॉर्नर से मिलाओ, तो एक वाला एक तिकोना फेस मेरी तरफ आएगा, 3 फेस हो गए। और अगर मैं इस तरफ चला जाऊं यहां, तो इस कॉर्नर से मिलेगा, इस कॉर्नर से मिलेगा इसका एपेक्स, इसका शीर्ष, तो एक फेस, एक तिकोना फेस इस तरफ आएगा। तो टोटल फेस कितने दिख रहे हैं? 4। एक एटम ने 4 फेस क्रिएट कर दिए। तो क्रमागत कोने कितने हैं? 4 कोने हैं, ये और ये और ये और ये और ये और ये, तो 4 कॉर्नर्स हैं। तो यहाँ 4 फेस हो गए। जैसे ऊपर फेस है, इसको नीचे जब हम एटम जोड़ेंगे अष्टफलकी का ये वाला, तो नीचे भी 4 फेस बनाएगा। तो टोटल कितने फेस हो गए? 8 फेस। अगर ये 8 फेस बनाता है तो इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, अष्टफलकीय बोलते हैं। अब भी हमने रेडियस रेशो को बढ़ाना जारी रखा। ये 0.225 से R/R, अगर 0.225 से 0.414 तक रहता है तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड शुरू हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड चलती है 0.414 से 0.731 तक। और जैसे रेडियस रेशो 0.731 से ज्यादा होता है, कैसे ज्यादा होगा? हम R+ को बढ़ाते जाते हैं। स्मॉल रेडियस जो कैटायन था उसकी रेडियस को इंक्रीज करते जाते हैं। और जब बड़े आकार का आयन है, यहां देखो सिंपल है, ये आयन है, हो सकता है इस पर 4 एनाइन चिपकी। अगर इस एनाइन की साइज को बढ़ा दोगे, कैटायन की साइज को, सॉरी, इसकी कैटायन की साइज को बढ़ा दोगे तो हो सकता है इससे 6 और 8 चिपक जाए। तो कैटायन की साइज जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे उससे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ती चली जाती है, उसकी समन्वयन संख्या बढ़ती चली जाती है, उसे घिरने वाले एनाइन की संख्या बढ़ती चली जाती है, और रेडियस रेशो भी बढ़ता है और वॉइड चेंज हो जाती है। ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में। और अब भी आप रेडियस रेशो को बढ़ाते हो, 0.732 से भी बड़ा रेडियस रेशो को कर देते हो, तो फिर 0.732 से स्टार्ट होके 1 तक, जब तक कि आयन बराबर नहीं हो जाते, आपका कौन सा वॉइड चलेगा? ये क्यूबॉइडल वॉइड चलेगा। फिर क्यूबॉइडल वॉइड आप देख सकते हो कैसी होती है, घनाकार रिक्ति। ये जो 4 स्फीयर हैं इसको टच कर रहे हैं, ये आपकी तरफ ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, और ये नीचे वाले 4 एटम मैंने बनाए हैं पूरी कंप्लीट लाइन से, और टूटी हुई लाइन से, डॉटेड लाइन से बनाए हैं जेड एक्सिस के जो आपकी तरफ एटम आ रहे होंगे। ये रखा हुआ है ऐसा 4, 1, 2, ये ऐसे रखा हुआ है 1, 2, 3, 4, इस बोर्ड पर इसको घेरे हैं, और 1, 2, 3, 4, मतलब ये जो बॉल है, ये जो स्फीयर है ऐसे, तो एक इधर 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 और इधर 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 4 और आगे होंगे जो मैं बना नहीं पा रहा हूं। तो टोटल इससे कितने टच करेंगे? 8 टच करेंगे, और उसको हमने BCC अरेंजमेंट कहा था। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, और रिक्ति, इन 8 गोलों के बीच में जो रिक्ति बनेगी जहां ये फंसा हुआ है आयन, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल वॉइड, घनीय रिक्ति, और यहां समन्वय संख्या 8 हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके सामने यहां बनाई गई है, इसको आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर आप देखेंगे तो ये एक यूनिट सेल है FCC की, FCC या CCP की एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में घनाकार क्यूबॉइडल है और 12 एज है। कितने किनारे हैं? 12, और प्रत्येक किनारे के केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ ईच एज, बिल्कुल मिडिल पार्ट में, ये बीच वाले भाग में मैंने यहां बनाई हुई है, ये अष्टफलकीय रिक्ति है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और कौन कौन इसे बनाता है? देखिए इस यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला यूनिट सेल जो हमारा मूल यूनिट सेल है, हमने लिया है जहां, जिसको ये पड़ोसी उसके यूनिट सेल, ये पड़ोसी इकाई सेल है। इस यूनिट सेल के कॉर्नर, इस एज को मैं ले रहा हूं, ये कॉर्नर के 2 एटम, और इसी यूनिट सेल के, मूल यूनिट सेल के, एक इस फेस का और एक इस फेस का, ये वाले एटम, एक इस फेस का और एक इस फेस का, ये और ये फेस। तो इसी यूनिट सेल के कितने एटम हो गए? 4, 2 तो कॉर्नर के और 2 एडजेसेंट फेसेस के, 4 इसी के हो गए, और 2 इसकी बगल वाली यूनिट सेल की। ये वाला फेस देखो, ये मान लो इस यूनिट सेल का भी है, इसका भी है, तो ये फेस पड़ोसी यूनिट सेल का है, और पड़ोसी यूनिट सेल के फलक के केंद्र पर जो आयन है एक वो, और पड़ोसी यूनिट सेल के फलक के केंद्र पर दूसरा आयन है एक वो। तो 4 आयन तो है मूल सेल के, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है उसके 4 आयन तो मूल यूनिट सेल के हैं, उसी यूनिट सेल के हैं, लेकिन 2
फेस पर जो आयन प्रेजेंट हैं वो दो आयन पड़ोसी यूनिट सेल के हैं, नेबरिंग यूनिट सेल के। तो फिर दो आयन तो हैं कॉर्नर के, कोने के, और चार आयन हैं फेस के। फेस में भी दो फेस के आयन मूल ओरिजिनल यूनिट सेल के हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, और दो बगल वाली नेबरिंग यूनिट सेल के हैं। तो अब आप इजीली देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो बन गया 1 2 3 4, ये तो होगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 मतलब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 इन्होंने बना दिया ऐसा स्क्वायर प्लेनर बना दिया। देखो ऐसे, बस एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनती है? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है एज के सेंटर पर। इसी यूनिट सेल में दूसरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनेगी? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये बनेगी क्यूब के सेंटर पे, अंदर काया के केंद्र पर भी एक वॉइड बनेगी। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी जो यहां बन रही है क्यूब के सेंटर में। यहां जो क्यूब के सेंटर में बनती है वो क्यूबॉइडल है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन एफसीसीसीपी में क्यूब के सेंटर पे कौन सी वॉइड बनती है? ऑक्टाहेड्रल। और ये वॉइड इसके चारों तरफ जो इसी यूनिट सेल के 6 फेसेस हैं, इस यूनिट सेल के जो 6 फलक हैं 1 2 3 4 5 6, उन फेस के सेंटर पर जो आयन मौजूद है वही आयन इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाते हैं। तो यहाँ जो इस तरह के 1 2 3 4 आयन है वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4, ये वाला, ये तो बना देते हैं स्क्वायर प्लेनर जो प्लेन में चारों एटम है। फिर एक ये ऊपर और एक ये नीचे, ये बीच के प्लेन में चारों एटम है। एक इसके ऊपर वाली फेस का, एक इसके नीचे वाली फेस का। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 आयन से कौन सी वॉइड बनी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी। तो आप यहां देख पा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यूब के सेंटर पर भी होती है एफसीसी या सीसीपी में, और एज के प्रत्येक एज के बीच में भी होती है। ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, लेकिन ये वॉइड्स क्या अकेली इस यूनिट सेल की है? इस वॉइड्स को आप 100% बोल सकते हो कि वो इसी यूनिट सेल की वॉइड है, इसी यूनिट सेल की। क्यों? कहां है? क्यूब की बॉडी के अंदर। और क्यूब की बॉडी के अंदर है तो कोई भी नेबरिंग यूनिट सेल, कोई भी पड़ोस की यूनिट सेल इसको टच नहीं कर सकती। तो ये वॉइड इसी यूनिट सेल की है, पूरी की पूरी वॉइड इसी यूनिट सेल की है। लेकिन क्या है ये इसी यूनिट सेल की है। ये एज का सेंटर है, एज का सेंटर आप यहां समझें, ये एज है, ये किनारा है, और ये घन में ऐसे 12 किनारे होते हैं। ये इसका सेंटर, ये वाला। आप इससे कितनी यूनिट सेल और जोड़ सकते हैं? देखो ऐसे कि ऐसे एक यूनिट सेल इधर से आएगी आपकी तरफ से, तो अब ये एज कितने का हिस्सा हो जाएगी? 2 का। ऐसे आ गई आपकी तरफ से यूनिट सेल, आपकी तरफ से आ गई, तो मान लीजिए ये इस मिडिल पॉइंट को टच कर रहा है, तो एक यूनिट सेल आपकी तरफ से आई, तो ये कितने, ये जो एज के सेंटर पे जो आयन है वो कितने का हिस्सा हो गया? 2 यूनिट सेल का, एक ये और एक जो आपकी तरफ से आई है। क्या हम इसके ऊपर नहीं रख सकते? 2 के ऊपर 2 और रख दो, तो ये वाला जो आयन है वो इसका और आपकी तरफ जो जुड़ रही है इसका 2 का हिस्सा तो है ही, और इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, वो भी तो इस पे ही रखोगे आप। इस किनारे पर इसके ऊपर रखोगे वो यहां जमा होगी, इसके ऊपर रखोगे वो यहां जमा होगी। तो ये कितने का हिस्सा हो गया? जो एज है वो कितने का हिस्सा हो गया? 4 का हिस्सा हो गया। एज पर जो भी वॉइड बनी है वो अकेली इस यूनिट सेल का नहीं है, बल्कि कितनी यूनिट सेल का है? 4 का हिस्सा है। इसका अर्थ ये हुआ कि एज जितने होंगे, ये वाली वॉइड इसको केवल 1/4 ही देगी। ये जो एज के सेंटर पे वॉइड बनी है ये अकेले एक यूनिट सेल की नहीं है, बल्कि कितनी यूनिट सेल की है? इसकी भी है, इसकी भी है, तो ये बहुत सारे यूनिट सेल का हिस्सा है। तो 4 इकाई सेलों का हिस्सा है एज का सेंटर। आप देखें ये कॉर्नर 1/8 देता था, फेस 1/2 देता है, सेंटर जो बॉडी के अंदर, क्यूबिक बॉडी के अंदर जो है वो पूरा 100% देता है, और जो एज के सेंटर पे है अब आप सीख लें वो 1/4 देता है। तो कितने एज होते हैं? 12। टोटल एज कितने हैं? टोटल एजेस होते हैं 12। तो सेंटर पे भी कितने एटम होंगे? 12 क्या इस यूनिट सेल के हैं? इस यूनिट सेल में 12 एज होंगे, इस मूल यूनिट सेल में 12 एज होंगे, तो 12 एजेस के सेंटर भी होंगे, 12 किनारे भी होंगे, तो 12 किनारों के केंद्र भी होंगे, और 12 पर ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। तो इसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की नंबर 12 होगी नहीं, तो 12 ऑक्टाहेड्रल एज पर है,
वो अपना केवल 1/4 ही देते हैं। तो 12 एज के सेंटर पर 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, लेकिन 1/4 हिस्सा देगी, तो टोटल वॉइड हमारे पास कितनी आएंगी? 3 वॉइड्स तो आएंगी यहां से एज के सेंटर से एक यूनिट सेल के लिए, और ये जो अंदर क्यूब के अंदर है वो इसी यूनिट सेल का, इसी इकाई सेल का हिस्सा है, तो 3 + 1 टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ये क्यूबॉइडल वॉइड, क्यूब के इनसाइड क्यूब जो है, इनसाइड क्यूब वो पूरी की पूरी एक वॉइड इसी यूनिट सेल का हिस्सा होगी 4। अगर टोटल वॉइड 4 है तो हम पढ़े हैं कि एफसीसी और सीसी में टोटल नंबर ऑफ आयन कितने होते हैं? 4। तो 4 आयन 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल में डबल था, 4 आयन थे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड थी, 8 चतुष्फल की रिक्तियां थी। यहां 4 आयन हैं, 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। तो इससे क्या प्रूव हुआ? एक आयन पर केवल एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जबकि एक आयन पर पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स थी। ये भी आपके ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक ओटी में आता है, ध्यान रखिए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन आपको समझ में आ गई। एक यूनिट सेल में कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं वो भी आपको समझ में आ गई। यूनिट सेल के, इकाई सेल के प्रत्येक आयन पर कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का निकालने जाते हैं रेडियस रेशो, इसका निकालने जाते हैं रेडियस रेशो, और ये कौन सी यूनिट सेल है? एफसीसी। तो बड़ा ही आसान है। ये जो आपको वॉइड दिख रही है, ये वॉइड में फंसा हुआ कैटायन है। टोटल आयन कितने हो जाएंगे? 7। 6 तो रिक्ति बनाने वाले ऑक्टाहेड्रल, और एक वॉइड के अंदर फंसने वाला, जैसे ये 1 2, ये वाली जो एक ऊपर से आएगा ऐसे, और एक बोर्ड के पीछे से, और इस 6 बोर्डों के बीच में, 6 आयन्स के बीच में जगह बनेगी, वही कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफल की रिक्ति। और उसी अष्टफल की रिक्ति में कोई ना कोई आयन आके फंस जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये एक साइड है, एक साइड है ये ए साइड है केवल, और इस पर 3 एटम है, ये कॉर्नर्स के 2 एटम, और एक इनमें बीच में फंस गया है कैटायन। ये कैटायन है, ये कैटायन है, और ये दोनों ऋणायन है। ये ऋणायन है और बीच वाला कैटायन है। तो आप देख सकते हैं जो एक साइड है पूरी, वो इस कैपिटल आर, जो एनायन है उसकी रेडियस को हम कैपिटल आर मान रहे हैं, जो कैटायन है उसकी रेडियस को हम स्मॉल आर मान रहे हैं। लेकिन इस साइड में ये पूरी आर है दोनों पॉजिटिव की, और ये बड़े स्क्वायर के एनायन की केवल एक आर है। ये वाली आर हम नहीं लेते, ये वाली आर हम नहीं लेते, क्योंकि एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की डिस्टेंस ए है, ये साइड लेंथ है, और इस एज लेंथ है। इस एज लेंथ भुजा की लंबाई कितने के बराबर है? 2। तो कैपिटल आर है और 2 ही स्मॉल आर है, तो यहां हो जाएगी 2 कैपिटल आर प्लस 2r इक्वल टू ए। क्योंकि हमें पता है कि जो घन की एक भुजा की लंबाई है ए, वो कितने के बराबर है? यहां से यहां तक के बराबर है। और अगर ये आयन बीच में फंस गया है कैटायन, तो ये भी शामिल हो गया, ये पूरा का पूरा कैटायन शामिल है, जबकि आधा ऋणायन एक कोने का और आधा एनायन दूसरे कोने का, हाफ इधर का हाफ इधर का। तो इसकी हमने आर ली केवल, और इसके बीच वाले की पूरी 2r ली, इसको हमने बना लिया इक्वेशन 1। अब हमें चूंकि एफसीसी सेल है, तो एफसीसी सेल में ए और आर के बीच हमें रिलेशनशिप पता है, ए व आर का रिलेशनशिप हमें पता है एफसीसी सेल में, और वो होता है आर इक्वल टू ए अपॉन 2√2। जब सारे आयन एक जैसी साइज के थे तो हमने ये निकाला था एनायन के लिए, बड़े आयन के लिए कैपिटल आर इक्वल टू ए अपॉन 2√2। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपॉन रूट। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, उसको मैं यहां लिख रहा हूं 2r इक्वल टू ए अपॉन 2√2, सॉरी ए अपॉन √2। ये हमारा इक्वेशन 2। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें रेडियस रेशो मिल जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए रेडियस रेशो में? हमें रेडियस रेशो में चाहिए स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। हम इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो यह आ जाएगा 2r प्लस 2r अपॉन 2r इक्वल टू ए अपॉन ए, और √2 कहां चला जाएगा? ऊपर। ए से ये कैंसिल, यहां आएंगे तो 2r अपॉन 2r 1 प्लस फिर 2r अपॉन 2r, ये ऐसे हो जाएगा 2r अपॉन 2r इक्वल टू √2। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
यहाँ 1 आ जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू √2। 1 को हम उस तरफ ले जाएंगे, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू मान रख देंगे 1.414 माइनस 1 इक्वल टू आएगा 0.414। ये मिनिमम है। अब रेडियस रेशो से कितना निकल के आया, स्मॉल आर। जो कैटायन आप एनायन के बीच में फंसाना चाहते हो, तो जो वॉइड बनाएगा एनायन उसकी रेडियस में 0.414 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस कैटायन की रेडियस मिल जाएगी जिसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फंसाना चाहते हैं। फिर आप वही की वही प्रोसेस दोहराई जाएगी। 0.413 तक टेट्राहेड्रल वॉइड चली, 0.414 से जस्ट कौन सी शुरू हो गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड शुरू हो गई। अब फिर आप रेडियस रेशो बढ़ाते जाओगे, आयन का साइज बढ़ाते जाओगे, तो फिर बड़े साइज के कैटायन की फिर समन्वयन संख्या बढ़ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगी, और फिर उसको 6 की जगह 8 आयन घेर लेंगे और उस वॉइड को बोलेंगे क्यूबॉइडल वॉइड। अब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अष्टफल की रिक्ति है जिसकी समन्वयन संख्या 6 थी, वो समन्वयन संख्या 8 की क्यूबॉइडल वॉइड में चली जाती है, घनी रिक्ति में चली जाती है। तो हम अब घनी रिक्ति को देखते हैं, क्यूबॉइडल वॉइड कैसी होती है। आपको आराम से पता है क्योंकि बीसीसी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। क्या ये कॉर्नर्स के एटम एक दूसरे को टच कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, ये दूर दूर थे, लेकिन जस्ट पास पास में, जस्ट पास पास। कैसे? इस तरह के आयन होंगे, मतलब ये जस्ट टच ही कर रहे हैं, दूर तो गए हैं लेकिन अभी प्रारंभिक स्टेज है तो हम इसको टच करते हुए मान सकते, ठीक टच कर रहे हैं बस। फिर ये क्या था, अंदर क्यूब के अंदर जो वॉइड थी उसमें था, और ये फिर एक इधर, और ये हम पढ़े थे कि ये आयन आपस में भले ही बिल्कुल जस्ट टच कर रहे हैं, टच ना ही कर रहे हैं, लेकिन इस वाले आयन को जो कोवर्ट नीचे अंदर वाली वॉइड में है, इस वाले आयन को ये भी टच करेगा और ये भी टच करेगा। यहां भी हम मान लेते हैं ये तीनों गोले बॉडी डायगोनल पे हैं, ये तीनों, ये कहां है, क्योंकि ये अंदर से आ रहा है गोला, अंदर है, ये अंदर है, ये फेस पे नहीं है, ये तो फेस पे रखा दिख रहा है कहां, क्यूब के अंदर। और क्यूब के अंदर घनके के अंदर से कौन सा डायगोनल निकलता है, कौन सा डायगोनल, कौन सा विकर्ण पास होता है, वो होता है बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल अगर क्यूब की साइड की लेंथ, एज लेंथ ए है, तो बॉडी डायगोनल होता है √3a। बॉडी डायगोनल √3a होता है, इतनी उसकी लेंथ होती है, √3 इंटू a। कितनी रेडियस हो गई, ये बीच में हुआ फंसा, बीच में जो फंसा है वो क्या है, कैटायन है, पॉजिटिव। अब आयन लगभग बराबर, सब रेडियस रेशो हम बढ़ाते गए, अब आयन लगभग बराबर की है, कैटायन का साइज उतना छोटा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, लगभग बराबर है। ये एनायन है, इसकी एक रेडियस, इसको मैं यहां बना लेता हूं बॉडी डायगोनल को। ये आप देखें, ये एनायन है, इसकी एक रेडियस कैपिटल आर, ये भी एनायन है, ये जो कॉर्नर के हैं वो एनायन है, अपोजिट कॉर्नर के ऋणायन है, इन दोनों की केवल एक रेडियस ली जाएगी, तो एक रेडियस यहां बाहर हो गई, एक रेडियस यहां बाहर हो गई। बीच वाला क्यूबॉइडल वॉइड में घनाकार रिक्ति में जो आयन फंसा हुआ है उसकी दोनों रेडियस, वो कैटायन है और कैटायन की रेडियस को हम स्मॉल आर ले रहे हैं, उसकी दोनों रेडियस यहां ली जाएंगी। तो आप यहां भी देख सकते हैं बॉडी डायगोनल में कैपिटल आर 2r और 2 स्मॉल आर। तो हमारा पहला इक्वेशन बनेगा 2r प्लस 2 स्मॉल आर इक्वल टू, चूंकि ये लेंथ बॉडी डायगोनल के बराबर है और बॉडी डायगोनल हम जानते हैं √3 इंटू a, यदि एज लेंथ a है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और अब हम इसको r के लिए हमें असम्पशन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अभी क्यूबॉइडल वॉइड बनना जस्ट शुरू हुआ ही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से क्यूबॉइडल वॉइड बनना जस्ट शुरू हुआ ही है, मतलब ये गोले सेपरेट होना शुरू हुए ही हैं। तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, तो हम मानक के रूप में ये मान लेते हैं कि अभी ये जस्ट एक दूसरे को टच कर ही रहे हैं, थोड़ा सा ही दूर गए हैं, तब भी हम इस पूरी साइड को, अगर ये तो कैपिटल आर से अगर हम रिलेट करें, ये तो हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों से कोरिलेट किया है, अगर हम ए को केवल आर से कोरिलेट करना चाहें, कैपिटल आर से, तो a इक्वल टू 2r मान सकते हैं। तो हम यहां लिख देंगे 2r इक्वल टू a, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आता है, 2r प्लस 2r अपॉन
2 कैपिटल R इक्वल टू √3a अपॉन ए से ए कैंसिल। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे उसी प्रोसेस से जो पहला किया था, तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू ये आ जाएगा 1.732, और जब मैं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R निकालूंगा ये 1 उस तरफ चला जाएगा, तो 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 0.732, और जैसे ही 732 आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसमें चली जाएगी, क्यूबॉइडल में, और ये 1 तक चलेगी, ये तब तक चलेगी। अब जैसे ही इसका साइज आप बढ़ाते जाओगे, 0.732 साइज अगर है, बताओ आपका रेडियस रेशो है स्मॉल r इक्वल टू 0.732 इंटू कैपिटल R। अगर वॉइड्स बनाने वाले एनायन की रेडियस में 0.732 का मल्टीप्लाई करके आप कैटायन ले लोगे, कैटायन की रेडियस ले लोगे, तो फिर जस्ट ये गोल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अब भी आपने रेडियस रेशो बढ़ाना जारी रखा, मतलब ये जो क्यूबॉइडल वॉइड में फंस गया है इसको आपने बढ़ाना जारी रखा, तो फिर निश्चित रूप से ये आपस में दूर दूर जाएंगे, तो ये इसका आकार बढ़ेगा तो ये भी फैलेंगे, ये फैलेंगे तो अब दूर दूर हटते चले जा रहे हैं। जबकि इनिशियल कंडीशन में जब 0.732 ही था रेडियस रेशो, तब हम ले सकते थे 2r इक्वल टू a, लेकिन जब ये बराबर के साइज की हैं सभी, अब ये r दूर दूर हो गए, अब ये एक दूसरे को ठीक टच नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये वाला रिलेशन हम नहीं ले सकते। ये वाला रिलेशन हम केवल तब ले सकते हैं जब जस्ट ये दोनों आयन एक दूसरे को छोड़ ही रहे हैं, पास पास भी हैं और छोड़ने ही वाले हैं, उस टाइम की ये कंडीशन है, तो ये क्यूबॉइडल वॉइड है। आपने 4 तरह की वॉइड पढ़ी, और कैटायन और एनायन की रेडियस की जो रेशो है उसको हम बोलते हैं रेडियस रेशो, और त्रिज्या अनुपात हमें क्या क्या जानकारियां, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसको हम एक चार्ट के रूप में यहां बनाएंगे। तो यहां आप देख सकते हैं एक चार्ट के रूप में कि रेडियस रेशो की वैल्यू हमें कैसे ज्योमेट्री को निर्धारित करने में मदद करती है, ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। अगर रेडियस रेशो इस रेंज का है तो हमारे क्रिस्टल में बनने वाली वॉइड ट्राइगोनल प्लेनर होगी, त्रिकोणीय समतली होगी, समन्वय संख्या 3 होगी, और एग्जाम्पल यहां लिखे होंगे। ऐसे ही अगर रेडियस रेशो ये है तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, रेडियस रेशो ये है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, रेडियस रेशो ये है तो क्यूबॉइडल वॉइड बनेगी, और उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि NaCl में कौन सी वॉइड फिलअप होती है, Na+ और Cl- कहाँ रहते हैं, ऐसे यहाँ कौन सी वॉइड भरी हुई होती है, यहाँ कौन सी वॉइड होती है, ये सब आपको एग्जाम्पल में याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में आपको पूछा जा सकता है। तो हमने वॉइड्स पढ़ा, रेडियस रेशो पढ़ा। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ रेडियस रेशो? रेडियस रेशो टेल्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ वॉइड। सो ज्योमेट्री ऑफ वॉइड, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल 2। त्रिज्या अनुपात हमें बताता है कि कौन सी वॉइड, कौन सी रिक्तियां किसी क्रिस्टल में निर्मित हो रही होंगी और उन्हें भरते हुए कौन सी व्यवस्था बन रही होगी। जैसे अगर क्यूबॉइडल वॉइड है तो फिर वो घनाकार होगा, वो BCC स्ट्रक्चर होगी। कौन सी स्ट्रक्चर होगी? BCC। अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फिलअप होती हैं तो वो FCC या CCP स्ट्रक्चर होगी। ये हम पढ़ चुके हैं और आगे भी हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये चतुष्फल की रिक्तियां हैं ZNA, CF, Na2O में, ये भी CCP और FCC टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इनको हम पढ़ने वाले हैं। और ये त्रिकोणीय ट्राइगोनल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, त्रिकोणीय समतल। जो पेरिफेरल एटम होंगे वो त्रिकोणीय रूप से एक समतल में व्यवस्थित होंगे। तो त्रिज्या अनुपात में हमें समन्वय संख्या भी दी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताई, और जो क्रिस्टल लैटाइस है उसकी ज्योमेट्री का प्रकार भी बताया कि वो किस तरह से व्यवस्थित होंगे, किस तरह से अरेंज होंगे। आप इन चारों वर्ड्स को और रेडियस रेशो को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इन पर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे ZNA, CF2, Na2O, NaCl, CsCl की आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर्स, कैसी स्ट्रक्चर से कहाँ CS रहता है, कहाँ Cl रहता है, कहाँ Na रहता है, कहाँ Cl रहता है, कहाँ Ca, कहाँ F, कहाँ Na, कहाँ O, इस संबंध में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।